नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आमने सामने में आप सबका स्वागत है। अगर ये कहा जाए कि देश की राजनीति जो है वो फंसी हुई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांग्रेस जो है उसके दो बड़े नेता कोर्ट केसेस में फंस गए हैं और बीजेपी जो है यानी सरकार जो है उसके बिल्स पास नहीं हो रहे हैं, वो उसमें फंसी हुई है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है आमने सामने में राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के कद्दावर लीडर गुलाम नबी आजाद साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आजाद साहब, ये बताइए कि ये जो आगे दौड़ पीछे छोड़ कांग्रेस की चल रही है, कांग्रेस जो है वो सदन कोर्ट केसेस के कारण नहीं चलने दे रही है या और तमाम मुद्दे जैसे सुषमा स्वराज का मुद्दा हो या रमन सिंह का मुद्दा हो या वीरभद्र सिंह का मुद्दा, किस मुद्दे पर नहीं चलने दे रही? पिछले 5 दिन से सरकार नहीं चल रही, या सदन नहीं चल रहा है। और वो बात हमने सदन के अंदर 8 तारीख को 3 बजे, मैंने खुद स्वयं 9 तारीख को फिर दोबारा 3 या सवा 3 बजे बात कही है और कल तीसरी बार तकरीबन 3:30 बजे कही या पौने 4 बजे कही है सदन के अंदर, और रिकॉर्ड में है। और ये तीनों जो स्पीचेस हैं मेरी वो राज्यसभा की वेबसाइट पे है, हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान से बाहर कोई भी यदि आदमी चाहे उसको निकाल के वेबसाइट से और देख सकता है और पढ़ सकता है। और मैंने ये भी कल स्पष्ट किया है सदन के अंदर कि पहले 2 दिन इसलिए सदन नहीं चला कि जनरल वीके सिंह जब सदन में आए तो बीएसपी के लीडर ने ये बात उठाई सदन में कि एक मेंबर यहाँ बैठा हुआ है और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान पे विश्वास नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है। तो सबकी नज़रें चली गई और फिर उठ के उन्होंने बनाया जनरल वीके से। तो तब कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई बीएसपी के साथ और फिर लीड हमने ले ली कि इनको जब तक बर्खास्त नहीं किया जाए तब तक सदन नहीं चलेगा। तो पहले क्योंकि जनरल वीके सिंह ने दलित जो 2 मारे गए थे हरियाणा में उनके बारे में टिप्पणी की, और तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन जब नहीं चला तो उसका कारण मैंने पहले दिन ही, जब तीसरे दिन नहीं चला तो 3 बजे ये कहा कि ये सदन में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चेयर चाहती है, विपक्ष चाहती है कि अभी बहस करो, इस पे बहस करो, उस पे बहस करो। नहीं, आज हम इसलिए नहीं चलने देते हैं कि इस देश में 2 कानून हैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। एक कानून विपक्ष के लिए है, विपक्षी पार्टियों के लिए है, और एक कानून सत्ताधारी पार्टी के लिए है। और उसको स्पष्ट मैंने कर दिया कि 3 चीफ मिनिस्टरों के हटाने की हमने बात पिछले सत्र में की थी, वो अभी तक नहीं हटाए गए और 3 महीने आज तक हुए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जो देश में जो माहौल गया, जो बात फैली, जो परसेप्शन गया, वो तो ये गया कि सदन इस कारण से नहीं चल रहा है क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड के केस में कोर्ट में फंस गए। इनफैक्ट सरकार ने तो आरोप लगाया कि आप लोग सदन के बहाने कोर्ट को धमका रहे हैं। आप अगर देखेंगे सदन की कार्रवाई 8 तारीख की, जिस दिन ये जजमेंट आई है, ये दोपहर के बाद है और सदन उससे पहले नहीं चल रहा है। तो ये कैसे हो सकता? ये तो इत्तेफाक है कि उस दिन सदन पहले ही नहीं चल रहा था। इन मुख्यमंत्रियों को लेकर एक हमारी ये मांग थी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को आपने हटाया नहीं, लेकिन क्या कार्रवाई की ये सरकार बताए। इस पे सदन पहले से ही नहीं चल रहा। ये तो इत्तेफाक की बात है कि दोपहर के बाद ये जजमेंट भी आई तो उसके बाद चलता रहा। इसीलिए तो यही गया। परसेप्शन कौन तैयार करता है? परसेप्शन इस देश के 3 लोगों को बनाना है, एक सरकार, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक प्रिंट मीडिया। हम सदन में कहते हैं पहले दिन से ही, जिस दिन से जजमेंट आई है उसी दिन से कि जजमेंट जो आई है कोर्ट की उसको हम स्वीकार करते हैं। उसमें हमारे वकील लोग लड़ेंगे, जो भी सच होगा वो न्याय होगा। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, उन सब पे हमारा विश्वास है। हमारा कोई विरोध नहीं है न्यायपालिका के प्रति सदन के अंदर या सदन के बाहर। हमने ये भी सदन में कहा और जो हमारी स्पीच में है
कि हम इन मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सदन में जो हमने बात बताई न इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाता है, न प्रिंट मीडिया दिखाता है, और न ही इसकी चर्चा होती है। लेकिन जो बात उठी वो दो बातें उठी। सोनिया गांधी जी का ये कहना कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं और मैं किसी से डरती नहीं हूं, या राहुल गांधी का ये कहना कि ये जो है ये पीएमओ के इशारे पर हो रहा है, ये बातें सदन में भी रखी जा सकती थी। ना 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 ना, सदन के अंदर जिस बात पर गतिरोध है उसका उत्तर हमने सदन में दे दिया। सदन के बाहर जो चर्चा है अखबार के बारे में, उसका जवाब उन्होंने दे दिया। यही बात है कि क्यों परसेप्शन, आप कह रहे हैं कि राज्यसभा में परसेप्शन, राज्यसभा का या लोकसभा का परसेप्शन गलत जा रहा, क्योंकि हम सदन में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपने, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, तो वो नहीं आना चाहते हैं। बाहर के बीजेपी का चर्चा हो रही है, इसलिए कहते हैं नहीं ये तो खाली शोर मचा रहे हैं एक नेशनल हेराल्ड के पेपर को लेकर। लेकिन हमने नेशनल हेराल्ड की कभी बात नहीं करी है सदन के अंदर। ये बताइए गुलाम नबी आजाद साहब कि इतनी ऐसी क्या जरूरत पड़ चुकी थी कि एक सोसाइटी थी, नेशनल हेराल्ड पेपर इतना बड़ा था, फिर उसको एक कंपनी में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत थी? एक दूसरी चीज, अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों कोर्ट की अवहेलना नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो जाए, अगर समन आया था तो जाए, अब इसमें क्या बात है? जो भी नई कंपनी बनी, कंपनी एक्ट के मुताबिक बनी, ये कोई पहला केस नहीं है। इस देश में लाखों इस तरह के केस हैं। चोरी नहीं की, चोरी करके नहीं की, कंपनीज एक्ट जो है इस देश का उसके अनुसार की, और कंपनीज एक्ट ने अनुमति दी, लीगल कर दी। लेकिन शेयर होल्डर्स अब ये कह रहे हैं कि हमसे परमिशन नहीं ली गई, हमारी कंसेंट नहीं ली गई। आज तक वो सोए थे कभी, उन्होंने शांति भूषण जी वो कहते हैं मेरे दादा, तो दादा तीसरी जनरेशन है, अब 60 साल है, उन्होंने कभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग अटेंड की है क्या? अब वो दादा का तीसरी जनरेशन निकालेगा और कहेगा मेरा ये सवाल इसलिए आया क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी को क्वेश्चन किया गया कि सुब्रमण्यम स्वामी का लोकस स्टैंडाई नहीं है कि वो केस इसको करे, क्योंकि वो इसके शेयर होल्डर नहीं है। उसके एवज में शांति भूषण खड़े हो गए और भी कुछ लोग खड़े हो रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी के से क्या 36 का आंकड़ा इतना क्यों हो गया कि वो इस तरीके से आप लोगों के और आपके लीडर्स के पीछे पड़े हुए? क्या बात है? सुब्रमण्यम स्वामी जी को बहुरा भारत जानता है। वो कब किसके साथ होते हैं और कब किसके खिलाफ होते हैं ये शायद वो खुद भी नहीं जानते। आप तो राजीव गांधी जी के साथ भी काम किए हो, तो सुब्रमण्यम स्वामी किसी जमाने में राजीव गांधी से बहुत क्लोज थे। वो कब किसके क्लोज होते हैं और किसके खिलाफ होते हैं उनको खुद पता नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि अब कोर्ट का आप लोग पूरी तरह से सम्मान करते हैं? वो कोर्ट का 100% सम्मान करते हैं, और जो भी कोर्ट का निर्देश होगा, आदेश होगा, वो कानूनन हमारे वकील जिस तरह से वो उचित समझेंगे उसमें उसकी इसको लड़ेंगे। कोर्ट ने जिन मुद्दों की बात की है कि इतने 1600 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको 90 करोड़ में कांग्रेस ने फैमिली को दे दिया। वो हमारे कपिल सिब्बल जी ने कई बार कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट से बाहर भी और रात को भी मेरे ख्याल में हर चैनल में और अखबार में वो बात कर रहे हैं। पॉलिटिकली ये क्या एक गलत कदम हो गया? नहीं, मैं गलत नहीं कदम, और ये कोई पॉलिटिकली कदम नहीं है, इसका पॉलिटिक्स के साथ कोई संबंध नहीं है। पॉलिटिक्स अलग है और ये अलग है। अगर आरोप लग रहे हैं तो पॉलिटिक्स के कारण ही लग रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी अगर कोर्ट में जा रहे हैं तो पॉलिटिक्स के कारण नहीं, वो पॉलिटिक्स के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम तो इसको लीगली एक लीगल मसला है, उसको लीगली फाइट करेंगे। उसने एक लीगल केस किया है, उसको हम अदालत में फाइट करेंगे, हमारे वो वकील। तो आप ये मानेंगे कि बीजेपी ने ये परसेप्शन बना दिया, ये परसेप्शन बनाया, बीजेपी ने बना दिया, और आप लोग की ये हार हुई कि आपने ये परसेप्शन को बनने दिया कि नेशनल हेराल्ड केस के कारण सदन नहीं चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने 8 तारीख को, तो भी सबने नहीं दिखाया। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि तो परसेप्शन लेकिन बन गया। इसलिए तो मैंने पहले ही दिन 8 तारीख को ही कहा कि इस देश में 2 कानून चलते हैं। एक सत्ताधारी पार्टी के लिए, सत्ताधारी पार्टी करेगा वही छपेगा भी, वही रात को चैनलों में भी आएगा, वही पेपर्स में भी आएगा। अपोजिशन के लिए वो सदन में बात करेगी,
तो भी कोई नहीं छपेगा, कोई नहीं दिखाएगा, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो भी नहीं आएगा, आप बाइट दे दोगे वो भी नहीं आएगा, तो क्या धारणा तो बनेगी वन साइडेड जब होगा। तो ये मुझे इसी तरह से मुझे अब नेशनल हेराल्ड की याद आ रही है, क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में अपना पेपर खोला था, कि उसी तरह जिस तरह से बीजेपी का धारणा है कि विपक्ष की कोई बात जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए, आज भारतीय जनता पार्टी उसी अंग्रेज़ों के रास्ते पर चल रही है कि विपक्ष की बात कोई जाननी नहीं चाहिए। उस वक्त फ्रीडम फाइटर्स की बात बाहर जाने से वो रोकते थे, जनता तक पहुंचाने और पहुंचने थे कांग्रेस की आवाज़ को रोकते थे। आज भी चाहे वो कांग्रेस की आवाज़ हो, विपक्ष की आवाज़ हो, उसको जनता तक पहुंचाने में वो रोकते हैं। ये बताइए कि जब जब सत्र शुरू हो रहा था, ये सेशन जब शुरू हो रहा था, उस वक्त में जैसे लगा कि सरकार और विपक्ष के साथ में एक अच्छी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है, चाहे वो इंटॉलरेंस की डिबेट हो, चाहे वो जनरल वीके सिंह की बात हो, इन सब मुद्दों पर कहीं ना कहीं सरकार झुकती हुई या बातचीत करती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने आप लोगों की डिमांड को भी स्वीकार कर लिया था, इंटॉलरेंस के मुद्दे पर डिबेट भी करा दिया। उसके बाद सडनली ऐसा क्या हुआ है कि ये इतना बड़ा गतिरोध आ गया? क्योंकि लग ये रहा था कि इस बार शायद सेशन जो है वो चलेगा। मैंने इसीलिए बताया ना कि पहले दिन इस पर बात हो गई कि जनरल वीके सिंह हमारे हाउस में आ गए और इस पर गतिरोध शुरू हो गया कि वो सदन में आए। वो सदन में बैठ नहीं सकते जब तक उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान के खिलाफ बात की है। तो फिर जब 2 दिन के बाद फिर हमने दूसरी बात उठाई। ये बताइए कि बातचीत तो हुई थी मोदी सरकार के मंत्रियों से, वेंकैया जी की बातचीत हुई थी, जब सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के यहाँ जीएसटी बिल पर बात करने गए थे, चाय पीने गए थे, तो लग तो ऐसा रहा था कि गतिरोध जो है वो पक्ष और विपक्ष का वो खत्म हो गया है। लेकिन एकदम सडनली ये सब कुछ आ गया, तो लोग, जनता तो ये सवाल पूछेगी ना कि भाई ठीक है, आपकी अपनी बातें हैं, आप रखिए, लेकिन सरकार के काम को तो करने दीजिएगा ना। देखो, सरकार का काम चलाना सरकार का काम होता, और वो सरकार की कितनी क्षमता है, सरकार किस तरह से काम कराना चाहती है। इस सरकार के पास लोकसभा में पूरा बहुमत, राज्यसभा में भी अच्छी संख्या है। हमारे पास 1991 से लेकर 96 में, जिसमें मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स 5 साल रहा, हमने विश्व का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम और अपने देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम 1991 से 96 तक, जिसको तमाम विश्व भी सराहना करता है और आज की सरकार बीजेपी भी सराहना करता है। जितनी भी आर्थिक नीति में बदलाव लाना था, बिल्कुल टोटल बदलाव, वो 91 से 96 के बीच में लाया। ये आज जो FDI की बात करते हैं, ये सब 1991 और 96 के बीच में आई। टोटली आर्थिक नीति बदली और एक नई क्रांति भारत में लाई। हमारे लोकसभा में जो सबसे बड़ा सदन है, उसमें जहाँ सरकारें बनती हैं और गिरती हैं, राज्यसभा सरकार नहीं गिरा सकता, लोकसभा सरकार गिरा सकता है। और हमारे 25 MPs कम थे लोकसभा के, और कोई अलायंस नहीं था। 5 साल हमने माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई विदाउट हैविंग एनी अलायंस, और इतना क्रांतिकारी कदम हमने उठाया। तो ये सरकार की लीडरशिप पर होता है, उसके मैनेजमेंट पे होता है, उसके स्वभाव पर होता है। ये सरकार जो आज की है, ये दबाव से, डरा कर, खौफ से, खौफजदा होकर और ट्रिक से सरकार चलाती। यहाँ ये फाइल, यहाँ इस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ रेड कराओ, वहाँ एक्स चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस खोलो, उस डरा के धमका से नहीं जाता। राजनीति, लोकतंत्र प्यार से चलती है। तो आप लोगों का भी रुख तो वैसा ही है ना, आप भी कह रहे ठीक है, तुम अगर ये करते हो तो हम सदन नहीं चलने देंगे। तो सरकार का काम है। तो ये आप भी राज्यसभा में अपनी जो अगर विपक्ष 2 कदम आगे बढ़े तो सरकार को 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ विपक्ष 4 कदम आगे बढ़ती है और सरकार 8 कदम पीछे भागती है। ये बताइए कि आगे क्या जीएसटी बिल पास होगा
क्या सदन चलेगा या इसी तरीके से विंटर वेकेशन हो देखें, जाएगा? एक थी कोई जादूगर था, वो मरता कभी नहीं था, और किसी ने कहा कि इसकी जान जादूगर में नहीं है, उसकी जान उसने अपने तोते में रख दी है। मुझे लगता है कि इस पूरी सरकार की जान तोते में फंसी हुई है, वो जीएसटी में है। हमारे पास जीएसटी बहुत ज़रूरी है, हम उसको पास कराना चाहते हैं, लेकिन सदन में और कई कानून हैं और कई बिल हैं। तो इसका मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ, वो कानून पास कराना भी उतने ही ज़रूरी है जितना जीएसटी को पास कराना ज़रूरी है। तो ये माना जाए कि जीएसटी अब आगे 2-3 महीने तक तो पास नहीं होता। देखें, मैं बजट सेशन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस विंटर सेशन में तो ये पास नहीं एक होता। बहाना है। इस सरकार ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में पूरी दुनिया को सब्ज बाग दिखाए थे, वो सब्ज बाग तो कुछ हुए हैं। आज महंगाई अपने बिल्कुल अरूज पे है, कभी देश में महंगाई इतनी नहीं हुई थी। आज किसानों की हालत ख़राब है। आज कौन सा सेक्शन है, आज एक्सपोर्ट तो कुछ हो नहीं रहा है, आज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बिल्कुल शून्य के बराबर है। तो ये तमाम जो सब्ज बाग दिखाए थे वो फेल हो गए। अब ये जीएसटी को आगे रखकर जीएसटी हो जाएगा तो अपने आप से सब सुधर हो जाएगा। फिर वही सवाल उठता है कि महंगाई, जब विपक्ष ये समझता है कि इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो महंगाई पर बातचीत होनी चाहिए। अगर विपक्ष को लगता है जरूर होगी। अच्छा, ये बताइए कि आपके कोलीग रहे हैं शरद पवार जी, आपके साथ कैबिनेट में भी थे, उनकी आज ही ऑटोबायोग्राफी आई है। उसमें 2 चीज़ें उन्होंने बड़ी अहम कही हैं, और वो खास करके ये कि जब नरसिम्हा राव जी बने थे तो सोनिया गांधी ये चाहती थी कि कोई तेज तर्रार व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री न बने, ऐसी बात उन्होंने कही है। इसलिए उन्होंने नरसिम्हा राव जी को 2 चीज़ आपने बहुत अच्छा, और शायद मुझसे ज़्यादा इसमें कोई प्रिवी नहीं होगा, क्योंकि राजीव जी के साथ तब तक 91 तक मैं जनरल सेक्रेटरी भी था और मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी था, और वर्किंग कमेटी भी मेरे पास थी एज जनरल सेक्रेटरी। और सोनिया जी न कांग्रेस प्रेसिडेंट थी न पदाधिकारी थी। तो सोनिया जी जब कांग्रेस अध्यक्ष ही नहीं थी तो सोनिया जी के रोकने और बनाने का सवाल कहाँ से होता? तो ये आरोप बराबर सरासर गलत है। उस वक्त 3 कंटेंडर थे, एक नरसिम्हा राव जी कंटेंडर थे, और अर्जुन सिंह जी कंटेंडर थे, शरद जी कंटेंडर थे। और नरसिम्हा राव जी के स्वभाव को देखकर, उनकी कंसिस्टेंसी को देखकर, वो शुरू से कांग्रेस में थे और कांग्रेस से आए गए नहीं थे। लेकिन शरद जी अभी नए नए कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस में नहीं थे पहले, लेकिन बीच में 88 में बाहर चले गए थे, कांग्रेस को तोड़ के बाहर चले गए थे, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री को गिराकर खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। तो इस हिसाब से तो सब लोगों ने सोचा कि एक टिकाऊ वाला आदमी होना चाहिए, जो इंदिरा जी के साथ रहा है, नेहरू जी के साथ रहा है, राजीव जी के साथ रहा है, और कांग्रेस कभी छोड़ के गया नहीं है, कांग्रेस में रहा है। तो ये कलेक्टिव डिसीजन कांग्रेस जनों का था। तो ये कहा जाए कि उस समय के कांग्रेसियों को शरद पवार पर भरोसा नहीं था। जो भी कहें, मैं इसको नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये कहना है कि जब मुकाबले में वो देखते थे तो नरसिम्हा राव भारी पड़ते थे इनके मुकाबले में। दूसरी चीज, उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के समय भी ये आरोप लगाया कि सोनिया गांधी जी का बहुत दखल था कैबिनेट के डिसीजंस पर, सरकार के डिसीजंस पर। हर डिसीजन जो है नहीं। वो अल्टीमेटली सोनिया गांधी ही डिसाइड करती। कभी दखल नहीं। मैं भी सोनिया गांधी के वक्त में मुख्यमंत्री रहा, कोई दखल उन्होंने दिया। मैं भी सोनिया गांधी के अध्यक्षता में पहले 2 साल कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ रहा, और वो भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एंड हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, कोई दखल नहीं रहा। कन्वर्सेशन में भी उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट को किसी को बनाने, हटाने या कोई काम बताया हो। दूसरी चीज एक और उन्होंने कही है शरद पवार ने, जो कि आज के लिए बहुत अहम है,
कि दोनों पार्टियां जो हैं वो व्यक्ति पर केंद्रित हो गई। बीजेपी नरेंद्र मोदी पर केंद्रित हो गई और कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी पर केंद्रित हो गई। एनसीपी किस पर है? एनसी आप पूछिए आप कौन लीडर है, वो भी एक ही नाम बताएगा। तो मेरे ख्याल में हर पार्टी के लीडर को अपने गिरेबान में झांक के देखना होगा इससे पहले कि वो आरोप किसी पर लगाए। और ये भी बात कि कांग्रेस जो है उसे अब अपनी रीजनल पार्टियों का मुंह देखना पड़ रहा है। अगर वो नहीं मुंह देखेगी तो जहां पे है वहां भी खत्म हो जाए। ऐसा ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र ये शख्सी राज तो नहीं है कि एक ही की हुकूमत चलेगी, लोकतंत्र। अच्छा ये बताइए 19 तारीख को क्या सारे कांग्रेस के सांसद और नेतागण सब सोनिया और राहुल गांधी के साथ जुलूस में जाएंगे अदालत में, क्या होगा? अब उसमें दिन तो पार्लियामेंट चल रही है, अब वो उसमें मुझे नहीं लगता है कि ये तमाम कोई शो है। वो तो वकीलों और जजेस के बीच में है। उस लड़ाई को हम कोई बड़ा नेशनल इशू नहीं बनाना चाहते हैं। अब आप लोग इसको अंडर प्ले करने लगे। अभी तक तो आप इसको खूब ओवरटली प्ले कर रहे थे, अब आप इसको अंडर प्ले करने हम अंडर प्ले हमेशा किए थे। ओवर प्ले इसको भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने अपने मुख्यमंत्रियों को बचाने के लिए इसको ओवर प्ले किया। राहुल गांधी कहेंगे कि पीएमओ की दखल अंदाजी के कारण वो जनरल है। देश ये समझना चाह रहा है कि आगे पार्लियामेंट चलेगी कि नहीं चलेगी, या वही हंगामा पार्लियामेंट चलना न चलना, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि ये सरकार के बर्ताव पर, सरकार के मंत्रियों पर, सरकार के प्रधानमंत्री पर, सरकार के मैनेजमेंट पर, सरकार के आउटरीच पर निर्भर करता है। सरकार एक तरफ से अगर हमसे बात करे और हमारी पार्टी के 10 आदमियों पर छापे मारे, उनके खिलाफ साजिश करे, तो ये नहीं चलता है। मैं परसों भी बता रहा था किसी को, इसमें बगल में छुरी और मुंह में राम राम नहीं चलता है। सरकार को एक बड़ा नीचे उतरना होगा, झुकना होगा। पाकिस्तान पर सुषमा जी का मंडे को बयान होने वाला है, क्या वो बयान सदनों में होगा? लोकसभा में तो हो जाएगा, राज्यसभा में हो पाएगा? देखते हैं, अभी तब तक तो 2 दिन है, अभी सैटरडे है, संडे है, मंडे है, तब तक बीजेपी के कितने एमपी स्टेटमेंट देते हैं, किसके खिलाफ देते हैं, चाहे दलित के खिलाफ देंगे, अल्पसंख्यक के खिलाफ देंगे और किसी समुदाय के खिलाफ देंगे, उस पर भी तो भारतीय जनता पार्टी में तो ये प्रॉब्लम है ना। ये इनके अटल जी के वक्त में एक अलग होता था, एक अटल जी बड़े सॉफ्ट होते थे, उन दिनों अडवाणी जी बड़े हार्ड लाइनर थे। इनकी तो कई लाइनें चल रही हैं, इनकी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, और इतना बड़ा परिवार इनका है, पॉलिटिकल परिवार, और कब के मुंह से क्या निकल जाए, कौन कहाँ भाषण देते हैं, अब ये हमें मालूम नहीं है कि चाबी इनकी कहाँ एक ही जगह से हिलती है कि नहीं। गुलाम नबी आज़ाद साहब, आमने सामने में मेरे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आमने सामने में गुलाम नबी आज़ाद। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।